निज़ामी साहब, अवामी लीग की गैर मौजूदगी में बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान 1% से भी कम फर्क जाहिर हो रहा है। क्या ये नताइज बांग्लादेश में एक नए सियासी पोलराइजेशन का आगाज होने वाला है? आप क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है पोलराइजेशन का अमल तो जब अवामी लीग की हुकूमत थी उस वक्त खासा जोरों पर था, और इस वक्त सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अमूमी तौर पर इलेक्शन मुहिम और इलेक्शन डे पुरअमन और पुरसकून रहा है, और इसको यहाँ पर ढाका में और उससे बाहर भी एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। और क्योंकि पिछले 3 इलेक्शंस की जो तारीख है वो इतनी ताबनाक नहीं थी, अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क दोनों तरफ से इस पे धांधली के इल्जामात थे। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो एक पीसफुल इलेक्शन है और पीसफुल इलेक्शन कैंपेन है, ये इंटरिम गवर्नमेंट का सबसे बड़ा क्रेडिट माना जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस सारे मामले में बिल्कुल यूथ का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। उसकी वजह यह है कि वो जो कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे उसमें यूथ ही और स्टूडेंट यूनियन ही सबसे आगे आगे थे। उन्होंने अपने मुतालबात को मनवाया, और उसके बाद फिर जब इंटरिम सेटअप आया तो इंटरिम सेटअप के ऊपर भी उनका प्रेशर बदस्तूर कायम रहा। तो आइंदा आने वाली जो हुकूमत है उसमें जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है, जिस पर आज आईनी रेफरेंडम भी हो रहा है, जिसकी काउंटिंग इसके साथ ही होगी, तो उस रेफरेंडम के जरिए फिर यह तय किया जाएगा कि गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में जो मेजर तब्दीलियां हैं वो लानी चाहिए या नहीं। एक कंसेंसस कमीशन बनाया गया था जिसने एक चार्टर बनाया था, उसमें उसने पूरी रिफॉर्म्स की डिटेल दी है। बहुत ज्यादा नुकात है, लेकिन बुनियादी नुक्ते जो है उसके वो गुड गवर्नेंस के साथ, पार्लियामान की एफिशिएंसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है। तो इसलिए ये सारा जो एजेंडा है इस वक्त, इस इलेक्शन को इस तरह से हम मुनफरिद कह सकते हैं कि इसका सारा एजेंडा यूथ ने तय किया। लेकिन अब देखना ये कि यूथ के इस प्रेशर को, जिनको हम ओल्ड गार्ड्स कहते हैं या बूमर्स कहते हैं, क्या वो इलेक्शन के बाद भी उसको ऑनर करेंगे, या हुकूमत बनने के बाद वो अपनी तरजीहात बदल लेंगे। ठीक है, यानी सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं कि अब तरजीहात जो है उसमें तब्दीली होती हुई दिखाई दे रही है। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। आप क्या समझते हैं, दस्ती बम धमाके हुए हैं गोपाल में बताए जा रहे हैं, मजमूई तौर पर अमन व अमान ही सूरत हाल बरकरार है बांग्लादेश में, तो क्या आप समझते हैं कि बांग्लादेशी फौज ने इस अबूरी दौर में अपना गैर जानिबदाराना किरदार बखूबी निभाया है? ये जितना भी अबूरी दौर रहा है इसमें अगर आप देखें तो मुझे तो लगता है, मेरी ओपिनियन में बांग्लादेश की आर्मी ने जो क्रिटिकल कंडीशन, सिचुएशन में जो मुल्क था जिस वक्त हसीना वाजिद की गवर्नमेंट खत्म हुई, जिन सर्कमस्टांसिस में, तो उस वक्त उसने पिछले पूरे अरसे के दौरान बांग्लादेश की फौज ने काफी हद तक गैर जानिबदारी का किरदार अपना पूरे तरीके से निभाया है। लगता नहीं है अपेरेंटली कि उनके कोई फेवरेट्स होंगे, और उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सिचुएशन को एस्केलेट नहीं होने दिया। नहीं तो उस वक्त जब पूरी की पूरी बांग्लादेश की कौम सड़कों पे थी और नौजवान उसको लीड कर रहे थे, तो उस वक्त एक वक्त तो ये लगता था कि शायद खुदा ना खास्ता जब बहुत कोई वॉयलेंट किस्म की बांग्लादेश में मूवमेंट चले, जैसे बहुत नुकसान हो, लेकिन फौज ने न सिर्फ सिचुएशन को कंट्रोल किया बल्कि ऐसा उन्होंने इंटरिम हेड ऑफ द गवर्नमेंट लगाया, यूनुस साहब, जो कि वेरी वेल रिस्पेक्टेड हैं नॉट ओनली इन बांग्लादेश बल्कि वर्ल्ड वाइड। तो ओवरऑल बांग्लादेश की फौज का किरदार इस पूरे के पूरे बुरी दौर में मुस्बत रहा है। ठीक, माजिद निज़ामी साहब आपकी जानिब आऊँगी। जेनज़ी का किरदार हमने देखा कि बड़ा अहम रहा, हसीना वाजिद का तख्ता गिराने में भी जेनज़ी का अहम किरदार था, इन वोटिंग में कितना अहम किरदार वो अदा कर रहे हैं, और नौजवानों की तरजीहात रिवायती सियासत से कितनी मुख्तलिफ है? ने उसके बाद फिर अपनी एक एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी भी बनाई, और उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान भी किया। दोनों बड़ी जमातों से, बीएनपी से और जमात इस्लामी से उनकी अलायंस की बातचीत हुई, लेकिन फाइनली फिर जमात इस्लामी की जानिब से उन्हें 30 सीट्स ऑफर की गई, जो उन्होंने फिर कबूल कर ली। तो इस तरह से जमात इस्लामी और जो एनसीपी है वो अलायंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं पूरे बांग्लादेश में। तो इसलिए जमात इस्लामी के वोट का एनसीपी को फायदा होगा और एनसीपी के वोट का जमात इस्लामी को फायदा होगा। तो इसलिए जो यूथ का एजेंडा है या जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है उस पर इसलिए नजर आ रहा है कि जमात इस्लामी और एनसीपी बहुत वोकल है, क्योंकि यूथ जो है वो इनके साथ अलायंस में है। तो इसलिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 18 से
36 साल के जो वोटर्स हैं बांग्लादेश में, उनकी तादाद तकरीबन 5 करोड़ है, जो कि टोटल वोटर्स का ऑलमोस्ट 45% बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरह 45 लाख नया वोटर जो है वो शामिल हुआ है, और यकीनन वो तमाम के तमाम नौजवान हैं। ये जो नंबर्स हैं ये बताते हैं कि इस वक्त जो प्रोटेस्ट हुए थे और उसके बाद अब जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो ये इसमें डेफिनेटली एक अहम रोल अदा करेंगे। ये तो नहीं कहा जा सकता वैसे कि वो जो 30 के 30 यंग लीडर्स हैं वो कामयाब हो जाएंगे, ये तो बड़ा एक मौजज़ा होगा, लेकिन उनमें से जितने भी होंगे वो एक बड़ा वोकल रोल प्ले करेंगे असेंबली में जाकर, क्योंकि पहले जो शिकायत थी यूथ को, अब उन्हें एक आवाज मिल गई है, नुमाइंदे मिल गए। ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के इत्तेहाद की कामयाबी की सूरत में खत्ते के दिफाई तवाज़ुन पर कोई असरात मुरतब हो सकते हैं? और दूसरा, क्या इदारों में मौजूद हसीना वाजिद के जो वफादार लोग मौजूद हैं अभी भी, तो नई मुंतखब हुकूमत के लिए कोई खतरा या रुकावट तो नहीं बन सकते? काफी लंबा इक़्तिदार का अरसा रहा है, और जिस तरीके से तर्ज़ हुकूमत हसीना वाजिद की थी, जोर और जबर वाली, और उसने अपनी सोच के लोगों को प्रमोट किया। अदारों में लोग तो डेफिनेटली हैं और कुछ अरसा रहेंगे भी। ओवरनाइट आप उनको इस अदारों से निकालते नहीं रहते। इस तरह जो लोग होते हैं उनकी सोच नहीं बदलती। चैलेंज तो डेफिनेटली नई गवर्नमेंट के लिए रहेगा। बट बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जो जमात इस्लामी राइट विंग की दोनों पार्टीज हैं, ये भी हम सब जानते हैं, उनकी सोच में काफी एरियाज में मौसलियत भी है और उनकी प्रायोरिटीज भी थोड़ी डिफरेंट हैं। और बांग्लादेश नेशनल पार्टी तो ज़ाहिर बड़ी एक एक्सपीरियंस पार्टी है। तारिक रहमान पहले भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं और उन्होंने अपनी वालदा के दौरे हुकूमत को बड़े करीब से देखा है। उनकी पोलिटिकल स्ट्रगल भी है, विक्टिमाइज भी हुए हसीना वाजिद के दौर में। तो उम्मीद ये रखनी चाहिए कि बांग्लादेश की ओवरऑल आफ्टर द इलेक्शन एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, अगर इन दोनों के दरमियान को हुकूमत मिलकर ये बनाते हैं। और अगर एक गवर्नमेंट बनाता है दूसरा अपोजिशन में जाता है, तो फिर भी कोई बहुत ज्यादा इश्यूज उस तरीके से नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनकी जो ओवरऑल अलाइनमेंट है बांग्लादेश की सियासत में, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा। इनका झुकाव जो है जिस तरीके से हसीना वाजिद के हिंदुस्तान की तरफ था, या जिस तरीके से हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के पुराने बिलखसूस 1971 के 70 के वाकयात को लेकर कुछ लोगों को जो विक्टिमाइज किया था, वो खालदा जिया के वक्त में बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जमात इस्लामी की तो खैर वो तो वन ऑफ द विक्टिम पार्टी हैं। मैं सिर्फ इसमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की अगर बात करूं तो दोनों की पाकिस्तान की तरफ प्रायोरिटीज में भी मवासलत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन बिलखुसूस इस इलाके में बांग्लादेश की पिछली गवर्नमेंट को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान की तरफ काफी हद तक उनकी झुकाव भी था, डिपेंडेंस भी थी, वो भी डेफिनेटली उस तरीके से नहीं होगी। एक नई ओपनिंग तो मिलेगी। और चूंकि एक बांग्लादेश ने जितना भी जो कुछ टर्न ओवर हुआ है, ये टर्न अराउंड एक स्ट्रगल मूवमेंट के बात हुई है, लोगों का माइंडसेट उसमें डिफरेंट है, और यूथ का जो है वो इस वक्त डिसाइडिंग वोट है। अभी वो वोट जिस तरह भी जाता है तो एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट हमें मिलेगा। टफ इलेक्शंस हैं, अवाम का मुझे लगता है कि इसमें टर्नआउट भी काफी बेहतर होगा, क्योंकि हसीना वाजिद के होते हुए जो इलेक्शंस हुए थे, हमें पता है उनमें तो लोगों को वोट डालने की उस तरीके से वन साइडेड इलेक्शन होते थे। बीएनपी ने बायकॉट कर दिया, वो जो मर्जी करते रहे। तो ये तो काफी अरसे बाद बांग्लादेश में एक आजाद इलेक्शन हो रहे हैं, गैर जानिबदार, लोगों की एक्साइटमेंट भी है, लोगों का इंटरेस्ट भी है। और इतने टर्नओवर के बाद लोगों को जब नए फेसेस, नई ऑप्शन मिल रही है, तो ऑल सेड एंड डन मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लिए इलेक्शन अच्छे साबित होंगे फॉर फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, इलेक्शंस जो है बांग्लादेश के लिए अच्छे साबित होंगे और पाकिस्तान इसकी उम्मीद भी करता है। निज़ामी साहब, अगर किसी भी इत्तेहाद को 151 नशिस्तें नहीं मिल सकती, तो क्या बांग्लादेश एक दफ़ा फिर सियासी या हम देखते हैं कि दूसरे मामलात में पीछे नज़र आता है? पहले भी हुकूमत के गोरख धंधे में फंसा हुआ था, दोबारा से ऐसा हो सकता है? और पलड़ा आप क्या समझते हैं, किसका भारी है, कौन सी पार्टी जो है उसके चांसेस ज़्यादा है? जी बिल्कुल, इसी खतरे की वजह से, एक सियासी मसले की वजह से दोनों पार्टीज ने अपनी इलेक्शन कैंपेन इसी बुनियाद पे चलाई है और अवाम से यही कहा है कि आप हमें 2/3 मेजॉरिटी ना सही, लेकिन जो सिंपल मेजॉरिटी है वो जरूर दें, ताकि आगे जो इस्लाहात का एजेंडा है, जो कंफर्टेबली गवर्नमेंट चलाने की बात की जा रही है, वो हो सके। उसकी वजह ये है कि दोनों पार्टीज ने
दो मरतबा, एक मरतबा 90 की दहाई में, एक दफा सन 2001 के बाद जो है ये कोलिशंस में भी रहे हैं। लेकिन जो आखिरी इनका तजर्बा था वो इतना खुशगवार नहीं रहा था और बड़े इख्तलाफात हो गए थे। तो अब चूंकि अवामी लीग के दौर में दोनों इंतकाम का निशाना बने तो इसलिए वो दोनों करीब तो आए, लेकिन बहरहाल दोनों इंडिपेंडेंट पार्टीज के तौर पर ही प्ले करना पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी इलेक्शन कैंपेन में ये वाजे रहा कि हम मेजॉरिटी के साथ अगर जाएंगे तो दूसरी जमात को अपोजिशन में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब लोग गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो फिर वो एक ऐसी कैफियत होगी कि जिसमें फ्रेंडली जो अपोजिशन है उसका इल्जाम लगा करेगा। तो इसलिए जमात इस्लामी भी जहनी तौर पे तैयार है और बीएनपी भी के रिजल्ट्स जो भी आते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो कोलिशन है वो खासी मुश्किल नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि आप तो वहाँ पर खुद मौजूद हैं और सारी सूरत हाल को निज़ामी साहब बखूबी देख रहे हैं। ढाका में से हमें ज्वाइन किया था आपने, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे माजिद निज़ामी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन साहब।